Good morning everyone. My name is Imeshwari Sahu from Career Competition Academy. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें? चैप्टर 4 जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो उसका क्या एक्सेप्शंस है वो सारा चीज क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, जो कि क्या है लास्ट जो क्लासेस है उसमें हो गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो क्लास नहीं किए हो तो इधर आगे का समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो पहले का क्लास करते जाइए। ठीक, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो हमने क्या किया था, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आया हुआ है, जो ऑफस्प्रिंग आया हुआ है, उसका क्रॉस किससे करवाते हैं? रेसेसिव पेरेंट्स के साथ करवाते हैं। उस क्रॉस को क्या बोले जाते हैं? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, क्या करवाते हैं? ये F1 जनरेशन का कोई प्रोजेनी आया हुआ है, उसका क्रॉस किसके साथ कराते हैं? रेसेसिव पेरेंट्स के साथ। रेसेसिव पेरेंट्स। ठीक है, अब रेसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, ये पहले क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, तो F1 में कौन सा प्रोजेनी आया? हेटेरोजाइगस। इसका क्रॉस किसके साथ कराएंगे? रेसेसिव पेरेंट्स मींस स्मॉल टी। ठीक, तो इसके बाद जो इसका प्रोजेनी आता है उसका रेशियो क्या होता है? 1:1। 1:1। क्लियर है? किसमें? मोनोहाइब्रिड में। मोनोहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस कराने पर उसका रेशियो कितना आता है? 1:1। ठीक है, वैसे ही अब हम लोग देखते हैं किसमें? डाई हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस कराने पर उसका रेशियो कितना आएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो आता है, इसका क्या कराएंगे? F1 जनरेशन। डाई हाइब्रिड मतलब क्या? इसमें दो कैरेक्टर्स को लिया गया है। ठीक, तो उसमें जो क्या आएगा, रेसेसिव पेरेंट के साथ क्या कराएंगे इसका? ये रेसेसिव पेरेंट्स था। डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग जस्ट इसके पिछले वाले क्लास में किए, उसमें ये रेसेसिव पेरेंट्स था। अब क्या कराएंगे? F1 जनरेशन में जो आया हुआ है, ठीक है, क्या आया था F1 जनरेशन में? कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y। इसका क्रॉस किसके साथ कराएंगे? स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। तो इसके बाद क्या बनेगा, इसको हम लोग पनेट स्क्वायर के थ्रू देख लेते हैं कितने प्रोजेनी उसमें बनेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा लाइन खींचने को इधर। ठीक, इसमें कितना गैमेट बनेगा? एक ही गैमेट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, होमोजाइगस प्योर। होमोजाइगस प्योर रहता है, वहां पे अगर गैमेट का फॉर्मेशन करना है, ठीक, तो वहां पे कितना गैमेट बनता है? एक ही गैमेट बनता है। और अगर हेटेरोजाइगस है तो वहां पे कितना गैमेट बनेगा? यहाँ पे देखो दो हेटेरोजाइगस दिख रहे हैं, मतलब 4 गैमेट बनेंगे। ठीक, तो इसी को लिख लेते हैं। इधर कितना गैमेट बना? एक ही गैमेट। इससे गैमेट बना कौन सा? स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, अब इससे कौन कौन सा गैमेट बनेगा उसको लिख लेते हैं। एक तो क्या क्या बन सकता है, ये वाला बन सकता है, ठीक है, RY दोनों कैपिटल, उसके बाद एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर ये वाला बन सकता है स्मॉल r और कैपिटल Y, फिर लास्ट में स्मॉल r स्मॉल y। ये 4 गैमेट बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ उसी को लिख लेंगे चारों गैमेट को। क्या क्या है? कैपिटल कैपिटल है दोनों, फिर एक कैपिटल एक स्मॉल y। ठीक, और क्या? स्मॉल y और कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल y। ठीक, अब इस दोनों को क्रॉस करवाएंगे, इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, इसका क्रॉस इसके साथ, वैसे ही कंटिन्यू।
ठीक, अब देखते हैं क्या होगा। देखो ये वाला आर इसके साथ क्रॉस करेगा, क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही होगा। ठीक है, और ये वाले का करने के बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, और दोनों क्या है, स्मॉल वाई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसेसिव। फिर देखो दोनों क्या है, स्मॉल वाई स्मॉल आर, फिर एक क्या, कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। ठीक, इसमें दोनों क्या है, ये और ये दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है इतना। ठीक, अब ये कितना बन रहा है, ये पूरे 100% का जब इसको 4 भाग में डिवाइड किया जाए तो ये कितना बन रहा है, ये 25% बना रहा है, ये भी 25% बना रहा है, और ये भी 25% बना रहा है, ये भी 25% बना रहा है। क्लियर है, पूरे 100 को 4 में क्या किए, डिवाइड किए, मतलब इतने क्या बने, इसमें प्रोजेनी बने F2 में। ये किसका प्रोजेनी है, F2 का। ठीक है, ये गैमीट है। ठीक, मतलब क्या है इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये 1/4 1/4 1/4 1/4, क्योंकि 1 क्यों, ऐसा देखो, ऐसा कहीं पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है, इंडिविजुअल पाया जा रहा है, ये वाला भी इंडिविजुअल पाया जा रहा है, देखो कहीं पे नहीं है, ये वाला भी इंडिविजुअल है, ये वाला भी इंडिविजुअल है, मतलब 4 में से एक एक पाया जा रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 रेशियो 1/4 रेशियो 1/4 रेशियो 1/4। ठीक है, इस रेशियो में पाया जाएगा। इसी को क्या और कैसे लिख सकते हैं आप, ठीक, इसको 1:1:1:1। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशियो आता है, ये याद रखना, 1:1:1:1। ठीक है, मोनोहाइब्रिड में क्या आ रहा था, 1:1। इसमें 4 गैमेट बन रहे हैं, और चारों गैमेट क्या है, इंडिविजुअल यूनिट फीचर है उसका। ठीक है, इसीलिए इसके कितना बन रहा है, ये कितना रेशियो शो करता है, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराने पर 1:1:1:1। क्लियर है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम के इंपॉर्टेंट है कि डाइहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस कराने पर उसका रेशियो कितना आता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका। ठीक, क्लियर है ये। चलो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे आगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर इसी को क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। हमने क्या पढ़ा है कि मेंडल का नियम क्या होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता, मतलब वो जीन्स के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी क्वालिटी पे। ठीक है, जीन्स क्या किस पे डिपेंड करते हैं, मेंडल के नियम के अनुसार क्वालिटी पे। बट यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, क्वांटिटेटिव, मतलब जीन्स कितने प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, यहाँ पे मैटर करेगा। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब बहुत सारे जीन्स क्या करते हैं, कैरेक्टर को, बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसी को बोला जाता है क्या, पॉलीजेनिक। इसी को कैसे लिख सकते हैं, और वन कैरेक्टर is controlled by more than one gene, इसी को बोला जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मीन्स क्या, पॉली मीन्स बहुत सारा। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो जीन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा किसको, कैरेक्टर को। ठीक है, उस जीन को क्या बोला जाएगा, पॉलीजीन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जीन इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कॉल्ड पॉलीजीन।
ठीक है। जो जीन क्या करेगा, कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, उस जीन को क्या बोला जाता है, पॉलीजीन बोला जाता है। और जो कैरेक्टर को क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, उस कैरेक्टर को क्या बोला जाता है, पॉलीजेनिक ट्रेट। क्या बोला जाता है, पॉलीजेनिक ट्रेट। कैरेक्टर को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, पॉलीजेनिक ट्रेट। क्लियर है यहाँ पे। अब इसमें पॉलीजेनिक ट्रेट है, ठीक है, और इसमें जीन भी कितने हैं, पॉली मतलब बहुत सारे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारे जीन्स मिल करके क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोला गया क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आर और आर दोनों क्या है, डोमिनेंट है, मतलब दोनों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो इसमें ये क्या करते हैं, पूरा 100% अपना कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, अपना पूरा 100% कैरेक्टर शो करेगा। बट वैसे ही इसमें हेट्रोजाइगस कर दे तो मतलब आर क्या हो गया, कम हो गया। अब क्या करेगा, ये सिर्फ 50% कैरेक्टर शो कर पाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ना अपना गुण को प्रदर्शित करेगा, ना ही ये दूसरे वाले के गुण को पूरी तरीके से सप्रेस कर पाएगा। ठीक, ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट शो कैरेक्टर शो करेगा। क्लियर है, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी पे डिपेंड है कि यहाँ पे डोमिनेंट आर की संख्या कम है, मात्रा कम है, जिसके कारण वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे वही आर की संख्या क्या है, ज्यादा है। संख्या मतलब क्या, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी क्या है यहाँ पे ज्यादा है, जिससे ये अपना कैरेक्टर क्या कर पा रहा है, शो कर पा रहा है। बट यहाँ पे आर की क्वांटिटी कम है, जिसके कारण ये अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो दूसरे जो जीन है, जो एलिन है, उसके कैरेक्टर को दबा पा रहा है, उसको सप्रेस कर पा रहा है, जिसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो होता है। क्लियर है, इसी को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें स्किन कलर, ठीक है, जो ह्यूमन का स्किन कलर है, फेयर होता है, ब्राउन हो रहा है, ठीक है, काला गोरा, ठीक, वो किसके कारण होता है, कंट्रोल बाय मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट के कारण ही क्या होता है, कलर डिसाइड होता है, स्किन कलर। जिसके में मेलानिन पिगमेंट सबसे ज्यादा होगा, उसका कलर कैसे होता है, डार्क होता है। ठीक, और जिनके में मेलानिन पिगमेंट कम हो या फिर मेलानिन पिगमेंट वाले जीन कैसे हो, रेसेसिव हो, वो क्या होते हैं, फेयर होते हैं, लाइट कलर के होते हैं। क्लियर है, बट क्या होता है, कई बार दोनों जीन क्या होते हैं, कहीं कहीं पे ठीक से सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट कलर। ठीक है, गेहुआ कलर, स्किन कलर, उसी को लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो फेयर कलर के लिए क्या लेंगे, फेयर को हम लोग लिख रहे हैं व्हाइट। व्हाइट जो कि क्या होता है, रेसेसिव होता है। ठीक है, ठीक, ये क्या होगा, वेरी लाइट, वेरी फेयर। अगर ऐसा आ गया ये वाला जीन, अगर किसी भी किसी भी कोई भी बेबी हो गया, कोई भी ऑफस्प्रिंग में ये वाला जीन आ गया, तो वो क्या रहेगा, वेरी फेयर। ठीक है, वेरी लाइट। ठीक, ठीक है, ये क्या हो गया, मदर। ठीक, वैसे ही इसका क्रॉस किसके साथ कराएंगे, डार्क के साथ। डार्क क्या होता है, ब्लैक कलर कर देते हैं इसको। इसी को नीग्रो भी बोला जाता है, जेनेटिक्स के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, नीग्रो बोला जाता है। किसको, ब्लैक कलर को। ठीक है, ब्लैक कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, डोमिनेंट जीन। तीनों जीन क्या होते हैं, डोमिनेंट। ठीक है, ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। अगर ये वाला जीन अपना कैरेक्टर शो करे तो बच्चा क्या होगा, डार्क कलर का, डार्क कलर स्किन वाला होगा। ठीक है, अगर रेसेसिव जीन क्या हो जाए, ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, ठीक, तो कौन सा कलर वाला होगा, वो फेयर होगा। ठीक, बट क्या हो पाएगा, जब ये दोनों का क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस कराने से उससे पहले क्या करवाते हैं, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या है, पेरेंट्स है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे गैमेट बनेगा।
इसमें से गैमेट क्या बनेगा, क्योंकि ये सारे क्या है, होमोजाइगस प्योर। होमोजाइगस प्योर क्या होता है मैं बताई थी, जो क्या, जैसे देखो ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ठीक है, तो इसमें सारे क्या है, होमोजाइगस है, तो इसमें कितना गैमेट बनेगा, एक ही गैमेट बनेगा, ठीक। कौन सा, ए बी सी, ये भी होमोजाइगस है, तो इसमें भी बनेगा क्या, कैपिटल ए बी सी। अब ये दोनों का क्या कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, क्या होना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट है। बट यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो डोमिनेंट है वो अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पाता, ये क्या करता है, इसी के साथ में मिल जाता है, ठीक है। कैसे मिल जाएगा, कैपिटल वाले के साथ स्मॉल, और कैपिटल वाले बी के साथ स्मॉल बी, कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी, ठीक है। जिसके कारण ये क्या देता है, इंटरमीडिएट कलर देता है, ना कि ज्यादा गोरा और ना ही एकदम डार्क, वो बीच वाला कलर देता है, ठीक है, ठीक। इसी को बोला जाता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है। जेनेटिक्स के लैंग्वेज में इसको बोला जाता है मुलेटो। क्या बोला जाता है इसको, मुलेटो, मुलेटो कलर, ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट कलर। ये क्लियर है, ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, जिसमें वो पूरी तरीके से रेसेसिव जीन को सप्रेस नहीं कर पाता, पूरी तरीके से उसके कैरेक्टर को उभरने से नहीं रोक पाता, और दोनों के बीच का कलर आता है, इसको क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये दोनों जीन थे, जब दोनों क्या थे, डोमिनेंट थे, तब ये अपना कैरेक्टर शो कर रहा था। ये कैसे था, इसका कलर ब्लैक था। बट यहाँ पे क्या हो गया, उसकी संख्या कम हो गया, ठीक है, ए की संख्या क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे भी डोमिनेंट की संख्या कम है, यहाँ पे भी डोमिनेंट की संख्या कम है। अब संख्या कम होने के कारण अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पा रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है। यहीं से क्या हो गया, यहाँ से स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि ये क्या है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है डोमिनेंट जीन के, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्लियर इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एनसीईआरटी की बुक से रीड करते हैं, जहां पे जो अभी हम लोग पढ़े उसी को। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसको आपके एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं, क्योंकि इसी से आपको क्या करना है, एक एक लाइन अलग अलग से बनाते जाना है, ठीक। जैसे मैं अभी क्या क्यों डिस्क्राइब क्यों वैसी, देखो, मेंडल्स स्टडीज मेनली डिस्क्राइब those traits that have distinct alternate forms such as flower color which are either purple or white। मेंडल ने क्या किया, दो अलग अलग क्या था, कैरेक्टर्स को लेकर के क्या किया, क्रॉस कराया, जिसमें से एक कलर कहाँ था, पर्पल कलर का था, और एक क्या था, व्हाइट कलर। बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड देयर आर मेनी ट्रेट्स which are not so distinct in their occurrence are spread across the gradient। इसका मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो अपने कलर को शो करता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि डोमिनेंट जीन है तो ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा। यहाँ पे क्या ग्रेडियंट मतलब क्या, ग्रेडियंट मतलब क्या, जैसे कि एक जगह पे बहुत ज्यादा क्या है वाटर है, ठीक है, तो वाटर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वाटर के पास वाले स्थान पे ज्यादा वाटर होगा, फिर धीरे धीरे देखते जाएंगे तो वाटर का क्वांटिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो क्या बोला गया कि जीन्स ग्रेडियंट पे काम करते हैं, ठीक है। जीन्स किस पे काम करते हैं, ग्रेडियंट पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव बट होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट, ठीक है। मतलब ह्यूमंस में क्या बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन में क्या होता है, एक बहुत ज्यादा लंबा हो गया 15-16 फीट का, ठीक है, एक्सट्रीम नहीं दिखाया जाता, ये बोला गया है।
ठीक है, क्या रहता है वो मीडियम रेंज पे रहेगा, एवरेज रेंज पे रहेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई सामने वाला बहुत ज्यादा लंबा है या फिर कोई छोटा बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, मतलब 1-2 सेंटीमीटर का कोई बंदा है, कोई ह्यूमन है, ठीक, ऐसा नहीं है। ये बोला गया, ये किस पे काम करता है, ग्रेडियंट पे काम करता है। ग्रेडियंट क्या होगा, वो सेम लेवल पे रहेगा। ठीक है, कोई उससे 1-2 सेंटीमीटर छोटा है, कोई उससे 5 सेंटीमीटर छोटा है, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं दिखाई देता। ठीक, ये उसी पे काम कर रहा है। Such states are generally controlled by 3 or more genes, thus called polygenic trait। ठीक है, और ये जो जीन है वो 3 कैरेक्टर को, 3 जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। उन्हीं जीन को क्या बोला जाता है, पॉलीजेनिक ट्रेट। ठीक है, जिन जीन्स 3 जीन्स के द्वारा क्या हो रहा है, ये कैरेक्टर शो हो रहा है, और उसी कैरेक्टर को क्या बोला जाता है, पॉलीजेनिक ट्रेट। क्लियर, ठीक है। Beside the environment, multiple gene polygenic inheritance also take into account of influence environment। ये इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि क्या, अगर कोई क्या है, अगर कोई ह्यूमन है, ठीक है, वो क्या हो गया, ठंडे वाले स्थान पे है, तो उसका कलर क्या होता है, फेयर हो जाता है। ठीक है, और उसी ह्यूमन को क्या करें हम लोग, कोई ऐसे स्थान पे लेके जाए जहाँ पे टेम्परेचर क्या बहुत हाई है, तो क्या करें, वहां पे भी इन्वायरमेंट, वातावरण उस पर इफेक्ट डालेगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है, इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस में भी काम करता है। ठीक, इन पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। एक एक एलील का क्या होता है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, एडेप्टिव टू अंडरस्टैंड बेटर, लेट अस अज्यूम ABC कंट्रोल स्किन कलर। ये वाला जो हम लोग अभी लास्ट एग्जांपल देखे, उसी को यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या है, डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक क्या है, ये वाला किसके लिए है, लाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये दोनों को क्या करवाए, फर्टिलाइज करवाए, तो क्या कौन से कलर का मिला, इंटरमीडिएट कलर का मिला। यही था क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसी को क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्लियर ये, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, ठीक है, आगे देखते हैं क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मेंडल ने क्या किया था, ऐसा कौन कौन सा चीज नहीं कर पाए। ठीक है, कौन सा रीजन नहीं बता पाए जिनके कारण उनके थ्योरी को क्या किया गया था, उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, तो उनकी कौन कौन सी कमियां थी, इसके बारे में भी क्या आता है, आपके 12th बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि मेंडल्स की कमियों के बारे में नोट्स बनाए। ठीक है, तो उसी को देख लेते हैं अभी हम लोग। देखो ये है, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इन इनहेरिटेंस कैरेक्टर इन 1865। ठीक है, मेंडल ने जो थ्योरी बनाया था, ठीक है, कौन सा, इनहेरिटेंस, उसको कब पब्लिश किए थे उन्होंने, 1865 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है, कब किया था, 1865 में। बट फॉर सेवरल रीजन, बट कुछ कारणों के कारण इट रिमेन अंडर इन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। 19 देखो 1865 में उन्होंने पब्लिश कर दिया था अपना बुक, बट तब भी क्या नहीं किया गया था, कुछ रीजंस के कारण, कुछ कमियों के कारण उसको अभी तक की वो पहचान नहीं मिली थी जो अभी मिला हुआ है। कब तक नहीं मिला था, 1900 तक। ठीक है, इतने सालों तक क्या नहीं मिला था उसको, कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था वो। बट क्या हुआ उसके बाद, इसका हुआ क्या, इसको रिपब्लिश किया गया। कुछ वैज्ञानिकों ने मेंडल्स के नियम पे क्या किया गया, और रिसर्च किया, और क्या किया, इसके बारे में बताया कि मेंडल ने जो थ्योरी दिया था वो क्या था, पूरा सही था।
ये कौन बता रहे हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि कौन क्या क्या कमियां था, ठीक है, कौन कौन से रीजंस थे जिसके कारण मेंडल्स के जो नियम है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक है, पहला क्या है, कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी। उस टाइम में कम्युनिकेशन इजी नहीं था। मतलब क्या हो जा रहा है, आजकल की लाइफ में क्या हो रहा है, कोई सा भी वीडियोस बन रहे हैं, ठीक है, कहीं पे कुछ भी वायरल हो जा रहा है जल्दी से, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी सोशल मीडिया है। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, फिर कम्युनिकेशन की कमी थी, लोगों को जा जा करके बताना होता था, ये वाला था, जिसके कारण वो क्या हो गया, ज्यादा पब्लिश नहीं हो पाया लोगों के बीच में। In those days and his work could not be widely published, जिसके कारण उनका वर्क ज्यादा पब्लिश नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन की कमी थी। दूसरा क्या बोला गया, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, ठीक है, जीन फैक्टर इन मेंडल्स is stable and discrete unit that control the expression of trait and the pair of allele which did not blend with each other as an explanation of the apparent continuous in variation nature। और क्या बोला गया यहाँ पे कि इन्होंने क्या बताया कि पहले तो ये जीन वर्ड को नहीं खोज पाए थे, इनको ये पता था कि फैक्टर कुछ होता है, फैक्टर कुछ होता है जो जीन को क्या करता है कि जीन के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ऐसे कुछ क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। बट उस फैक्टर्स का नाम जीन है, ये नहीं पता था किनको, मेंडल को। ठीक, तो क्या हुआ उस टाइम पे, डी वेरिस, फॉरेंस एंड टिस्मार्क, ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, इसको रीडिस्कवर किया, किसको, मेंडल के बुक को पढ़ा, उनके पब्लिकेशंस को फिर से क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किए, उसको फिर से रीडिस्कवर किया। उसके बाद में बताया कि मेंडल ने जो थ्योरी दिया है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट था, बट उन्होंने उसका रीजन नहीं बता पाए, इसके कारण वो ठीक से पब्लिश नहीं हुआ, लोगों तक नहीं पहुंच पाया। ये कब, कौन बताए, ये तीन वैज्ञानिक, ये तीन वैज्ञानिक के नाम इंपॉर्टेंस हैं। क्लियर, ठीक है। और देखते इसमें और क्या क्या बताया इन्होंने, देखो और क्या बता रहे हैं इन्होंने, यहां से देखो, बाय 1902 1902 में द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्क आउट। 1902 में वो तीनों वैज्ञानिक ने क्या किया कि जीन के बारे में पता चल गया, क्रोमोसोम के बारे में पता चल गया। इस टाइम तक सेल क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, उसके अंदर के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे चीज का क्या हो गया था, डिस्कवर हो गया था। तो इन्होंने क्या बताया कि मियोसिस के कारण, मियोसिस सेल डिवीजन के कारण क्रोमोसोम क्या होता है, मूवमेंट करता है। मूवमेंट करता है मतलब क्या, एक सेल है, एक सेल में दो क्रोमोसोम है, ऐसे एक सेल है ये, उसमें दो क्रोमोसोम क्या है, प्रेजेंट है। फिर क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या हो जाता है, ये वाला इधर साइड चल जाएगा, ये वाला इधर साइड, और बीच से क्या हो जाता है, ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिससे क्रोमोसोम एक में इधर एक आ जाएगा और एक सेल में दूसरा क्रोमोसोम चल देगा, ठीक है, ये सेपरेशन हो जाता है, ये बोला गया, ठीक है, ठीक। तो ये सारी कमियां थी जो मेंडल्स ने नहीं बताया था, जिसके कारण उनका जो पब्लिकेशन था वो उस टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, अनरिकॉग्नाइज था। क्लियर है ये, ठीक है। अब हो गया मेंडेलियन जेनेटिक्स खत्म। अब हम लोग देखते हैं क्या, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं आगे। ये देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी क्या हो रहा है, प्रपोज्ड बाय सटन एंड बवेरी, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी को कौन वो किए थे, सटन एंड बोवेरी। ये कौन थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को क्या किया, पब्लिश किया। द फीचर ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जीन आर फॉलोड।
क्रोमोसोमल थ्योरी में कौन कौन से चीजों के बारे में पता चला वो इधर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें से हम लोग पहला देखते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी में क्या बताया गया, लाइक द हेरिडिटरी ट्रेट दैट द क्रोमोसोम रिटेन देयर नंबर, स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल। क्या बोला गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जा रहा है, बट क्रोमोसोम का नंबर और स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ये कौन से थ्योरी से पता चला, क्रोमोसोमल थ्योरी से। मतलब क्या था, हमारे पेरेंट्स में कितने क्रोमोसोम थे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे ना, मतलब 46 क्रोमोसोम। हमारे में भी कितना आया, 46 क्रोमोसोम। हमारे आने वाले पीढ़ी में भी कितना रहेगा, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसी को बोला गया है कि ये क्या रहता है, रिटेन सेम, ठीक है, बदलता नहीं है क्रोमोसोम नंबर पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक। थ्रू आउट दी लाइफ, ठीक है, लाइफ के अकॉर्डिंग वो बदलता नहीं है कि ये वाले जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर 46 है तो दूसरे जनरेशन में वो 45 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो क्या रहता है, सेम रहता है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। हर जनरेशन में क्या रहता है, सेम रहेगा। दूसरा क्या बताया, बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर इन द सोमेटिक और डिप्लॉइड सेल। ये हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे एक सेल है, ठीक, उसमें कितने क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे डिप्लॉइड में, ठीक है, ऐसे डिप्लॉइड में प्रेजेंट होते हैं। 1 ये क्या है, 2n होता है। यही बात को किसमें बताया गया, क्रोमोसोमल थ्योरी में बताया गया है कि जितने भी सेल्स है उसमें डिप्लॉइड पाया जाता है, क्या, क्रोमोसोम। ये क्या होता है, डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड मीन्स 2n, ठीक है। क्रोमोसोम कैसे पाए जाते हैं, डिप्लॉइड में पाया जाता है। जितने भी सोमेटिक सेल है उसमें कैसा रहता है, ये डिप्लॉइड ही रहता है, ये बताया गया है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं, बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दैट ओनली वन ऑफ इस पेयर ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई सेल है, ठीक, ये सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, इसमें क्या है, 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ऐसे डिप्लॉइड कंडीशन में, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक, ये कोई सेल है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, डिप्लॉइड कंडीशन में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब क्या बोला गया, तीसरा वाले में क्या बोला गया कि ये दोनों क्रोमोसोम, इसमें क्या एलील प्रेजेंट है, ये वाला एलील प्रेजेंट है और ये क्या है, स्मॉल एलील, ठीक है। 2 एलील प्रेजेंट है, दोनों कौन से फॉर्म में, हेटेरोजाइगस फॉर्म, बट ये कौन से कंडीशन में है, डिप्लॉइड कंडीशन में। अब ये डिप्लॉइड कंडीशन में जब इसका क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस डिवीजन के बाद जब इसका क्या हुआ होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस डिवीजन के थ्रू ये दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, बोल रहे हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक सेल में क्या चलना जाएगा, एक वाला कैपिटल T वाला क्रोमोसोम चल देगा और दूसरे सेल में दूसरा क्रोमोसोम स्मॉल t वाला, दोनों क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट बताया गया है क्रोमोसोमल थ्योरी में, ठीक। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, क्या बोला गया यहाँ पे, a gamete contain only one chromosome of a type and only one of two alleles of a trait। मतलब क्या बोला गया है, इसी को बताया गया है कि क्या होता है, देखो, कैपिटल T किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉल के लिए, स्मॉल t किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल के लिए। तो क्या होता है, जब ये सेग्रीगेट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये वाले सेल में ये अपना खुद का ट्रेट दिखाएगा और ये वाले सेल में ये अपना खुद का ट्रेट दिखाएगा। मतलब ये क्या हो गया, दोनों सेग्रीगेट हो गए और अपना खुद का कैरेक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं। ये क्या बोला गया है, चौथे नंबर पे। अब देखते हैं और क्या बोला गया है आगे। 5वें नंबर पे बताया गया है, द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर रीस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन।
क्लियर है? इसको तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। क्या बोला गया यहाँ पे कि अगर जो सेपरेट हो चुका गैमेट है इसका हम फिर से क्या करवाएं, फर्टिलाइजेशन करवाएं, तो ये दोनों गैमेट क्या हो जाते हैं, फिर से एक साथ जुड़ सकते हैं। इसी को बताया गया। ठीक, अगर इसका क्या हो गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये फिर से कौन से गैमेट में बन जाएगा, ये ऐसे ही बन जाएगा। एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम फिर से एक ही सेल में आ जाएगा। तो ये बोला गया है क्रोमोसोमल थ्योरी में। क्लियर है ये इतना? ठीक है, ठीक, ये सारे लाइन क्लियर हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि इसको एनसीईआरटी के बुक में कैसे दिखाया गया है। देखो यहाँ पे वही चीज को बताया गया जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, क्या किया गया, दो सेल्स लिए गए। ठीक है, क्या लिए हैं, ये सेल है जिसमें क्या है, दो प्रकार के क्या पाया जा रहा है, क्रोमोसोम पाया गया है। ठीक, दो प्रकार के क्या पाया गया, यहाँ पे क्रोमोसोम पाया गया है। ठीक, एक है ये वाला क्रोमोसोम और दूसरा है ये वाले क्रोमोसोम। ठीक है, ये दोनों प्रकार के पाए गए यहाँ पे। अब देखो दूसरा, जैसे कि ये क्या है, आर है, कैपिटल आर, और ये क्या है, स्मॉल आर है। ये भी क्या है, कैपिटल आर, और ये क्या है, स्मॉल आर। ठीक, वैसे ही ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसको पहले लिख लेते हैं तब समझ आएगा। कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अच्छा, इसको वाई कर देते हैं तब तो ये क्लियर होगा। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दो कैरेक्टर्स पे देख रहे हैं ना हम लोग। तो ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। क्लियर? यहां तक तो सेम है, बट क्या हुआ, जैसे ही इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद में क्या हुआ है, आर वाला आर के साथ ही गया है। आर वाला किसके साथ गया है, आर के साथ ही गया है। देखो ऑरेंज वाले आर के साथ ही गए हैं यहाँ पे। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। उसके बाद क्या हो गया है, ये चारों क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। मतलब ये वाला इसमें चला गया, ये वाला इसमें चला गया। जो हम लोग अभी क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में जो पढ़े ना, उसी को यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या था, ये इसके साथ गया, ये वाला इसके साथ गया। ठीक, तो ये बन गया क्या, ये y और स्मॉल y, ये भी y और स्मॉल y, ये r स्मॉल r, ये r और स्मॉल r। ये दोनों क्या हो गया, नया सेल बना लिए। चार प्रकार के नए सेल बन गए जब मियोसिस 2 हुआ था। अब ये सारे कौन से सेल हैं, जर्म सेल हैं। जर्म सेल कैसे पता चला, क्योंकि इसमें मियोसिस हो रहा है। अब मियोसिस किसमें होता है, ओनली जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, ठीक, आगे और इसी में बताया गया है। यहाँ पे जो लास्ट वाला हम लोग पढ़े हैं, कि इसमें क्या बताया गया है कि इसमें होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन कैसे होगा, देखो इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनता है, पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2। क्या हो रहा है, देखो ये क्या था भाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये क्या है, कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या आ गया है, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये वाला क्या है, नॉर्मल है, जो हम लोग अभी लास्ट इधर अभी पढ़े लास्ट स्लाइड में, वही वाला यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले क्या था, दोनों जोड़े में थे। उसके बाद क्या हुआ, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो गए, अलग अलग हो गए। फिर होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, क्या हो गए, पूरे सेग्रीगेट हो गए और 4 जर्म सेल बना लिए। बट दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं कि आर वाला इसके साथ ही जाए। ठीक है,
आर वाला आर के साथ ही जाए, वाई वाला वाई के साथ ही जाए, ये जरूरी नहीं है। ये क्या कर सकते हैं, आर वाला वाई के साथ भी जा सकते हैं और वाई वाला आर के साथ भी जा सकते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर है स्मॉल आर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, देखो येलो वाला किसके साथ चला गया, ग्रीन के साथ, और ब्राउन वाला किसके साथ चला गया, रेड के साथ। तो ये क्या है, दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक। वन लॉन्ग रे ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल, ठीक है। और ये दूसरा पॉसिबिलिटी बन रहा है। ये क्लियर हो गया पूरा क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं क्या, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलैनगोस्टर के बारे में पढ़ते हैं आगे। ड्रोसोफिला मेलैनगोस्टर इज अ मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ड्रोसोफिला का यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के लिए। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर किसको बोला जाता है, टी.एच. मॉर्गन, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिन्होंने क्या दिया था, लिंकेज के बारे में बताया था, ठीक। सॉरी, किसके बारे में बताया था, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, टी.एच. मॉर्गन, ठीक है, ये याद रखना। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल, ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो ड्रोसोफिला क्या होता है, ये लिख लेंगे। ये क्या होता है, फ्रूट फ्लाई होता है, जो फलों के ऊपर मंडराते रहते हैं, जो मक्खी, ठीक है, उसी को क्या कर लिया इन्होंने, क्या किया, कलेक्ट कर लिया और उसी पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ये क्यों किया, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे, कौन कौन से फीचर्स थे, उसको हम लोग इधर देखते जाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, फ्रूट फ्लाई होता है, फ्रूट फ्लाई होता है, जिसका साइज क्या होता है, साइज होता है इसका 2 मिलीमीटर, ठीक है, 2 मिलीमीटर होता है इसका फ्रूट फ्लाई का साइज, बहुत छोटा है, ठीक है। छोटा है तो इसमें क्या रहेगा, सारे ऑर्गन्स जल्दी से क्या हो जाएंगे, इसमें स्टडी हो जाएंगे। तो इसका क्या किया गया, लिया गया, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ड्राई फ्रूट, पके हुए कौन कौन से फल, बनाना एंड मैंगो, बनाना एंड मैंगो। क्लियर इतना। अब देखते हैं कि इसमें ड्रोसोफिला में ऐसा कौन कौन सा कैरेक्टर्स, ऐसा कौन कौन सा गुण पाया गया जिसके कारण सिर्फ इसी को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया। तो पहला इसमें क्या गुण था, ये क्या कर सकता, सिंपल सा मीडियम दिए इसको, उसमें भी ग्रो कर सकता था। ये इसका पहला कैरेक्टर है, क्योंकि ग्रो कराने के लिए इसको ज्यादा लागत की जरूरत नहीं पड़ी है। पहला क्या बताया, क्या था इसका, ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, ठीक है, सिंपल मीडियम में भी क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। दूसरा क्या था, इनका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कम था, ठीक है, इसका लाइफ साइकिल बहुत कम था। कितने महीने का था ये, सॉरी महीने का भी नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते में इसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। मतलब बेबी भी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्यूबर्टी का एज बहुत जल्दी आ जाएगा, 2 हफ्ते के अंदर इसका डेथ भी हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे। मतलब पूरा लाइफ साइकिल कितने हफ्ते का रहता है, 2 हफ्ते का होता है। तो इसका स्टडी करना बहुत ईजी है। लाइफ साइकिल कम है तो ज्यादा प्रोजेनिस आएंगे, ज्यादा बच्चे आएंगे, तो ज्यादा जनरेशंस का हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टडी कर सकते हैं। तो ये इसका क्या था, फायदा था इसको लेने का। लिख लेते हैं, हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल, कितने दिन का था ये, साइकिल ऑफ अबाउट 2 वीक्स, क्लियर, ठीक। अब तीसरा क्या था इसका,
ये क्या करता था, इसमें क्या क्वालिटीज है कि एक बार बस मैटिंग होगा इसका, और एक ही मैटिंग से बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेनिस क्या होते हैं इसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो और अच्छा इसका कैरेक्टर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें मैटिंग कितने बार हो रहा है, सिंगल मैटिंग। सिंगल मैटिंग, एक ही मैटिंग से ज्यादा प्रोजेनिस क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या, वही प्रोजेनी, बच्चे, चाइल्ड। क्लियर है, तो ये और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके जनरेशन को, बहुत सारे जनरेशन का सिर्फ एक ही महीने में हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं उसकी क्वालिटीज। और क्या था, फीमेल आर इजली डिस्टिंग्विश्ड। मतलब फीमेल को हम इजीली पहचान सकते हैं, क्यों, क्योंकि ड्रोसोफिला के जो फीमेल मक्खी है, जो मादा मक्खी है, उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। किससे, मेल मक्खी से। ठीक है, मेल वाले ड्रोसोफिला से फीमेल वाले ड्रोसोफिला का साइज क्या होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है। ठीक, इसको यहाँ पे लिख दूं क्या, ये क्या है, मेल, सॉरी फीमेल। फीमेल क्या होती है इसमें, लार्ज है, और मेल क्या है, स्मॉल साइज है। तो इससे जो अगर लार्ज साइज का दिखा तो पता लग जाता है कि ये क्या है, फीमेल ड्रोसोफिला है। तो ये स्टडी के लिए और ज्यादा क्या हो गया, डिस्टिंग्विश फ्रॉम मेल बाय प्रेजेंस ऑफ ओविपेरस, ओविपोजिटर। ओविपोजिटर मतलब क्या समझ रहे हो, एग लेइंग कैपेसिटी, एग लेइंग स्ट्रक्चर, एग लेइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और फीमेल्स में क्या पाया जा रहा था, एग लेइंग स्ट्रक्चर पाया जा रहा था, जिससे इजीली वो क्या हो सके, दिख जाता था कि ये क्या है, फीमेल है, और ये वाला क्या है, मेल है। तो ये सारे कैरेक्टर्स के कारण क्या लिया इन्होंने, ड्रोसोफिला को लिया। ठीक है, और देखते हैं इसमें कितने जोड़ी क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम कितने जोड़ी पाया जाता है, 4 जोड़ी। और क्वालिटी क्या था, इट हैज स्मॉलर नंबर कितना, 4 पेयर। मतलब ओनली 8 क्रोमोसोम पाया जाता है इसमें, ड्रोसोफिला में। ह्यूमन में कितना पाया जाता है, 46 क्रोमोसोम। इसमें कितने पाए जा रहे हैं, ओनली 8 क्रोमोसोम। ठीक है, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये भी अच्छा कैरेक्टर था उसको एक्सपेरिमेंट के लिए। दूसरा, ठीक है, तो ये था क्या, ड्रोसोफिला को लिए। अब ड्रोसोफिला में कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं, उसमें कौन सा कैरेक्टर्स होता है, ये सारे चीज के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, लिंकेज में पढ़ेंगे। क्लियर है, ये था आज का क्लास कि क्रोमोसोमल क्या होता है, और क्या पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़े, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़े। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि उसमें जो डोमिनेंट वाले जीन है वो रेसेसिव वाले जीन को पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाते, और इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करते हैं, ये पढ़ा हमने। फिर हमने क्या देखा, क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी में देखे कि क्रोमोसोम कैसे सेपरेट होते हैं, सेपरेट होने के बाद में उसमें कौन कौन सा कैरेक्टर्स होता है, फिर से वो ज्वाइन हो पाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, ये देखे। फिर हमने लास्ट में देखा क्या, ड्रोसोफिला में
गोश्तर के बारे में। जियो क्या है, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इसको एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों यूज किया जाता है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उसके बारे में क्या किया, स्टडी किए। ठीक है, तो आज ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज पढ़ेंगे, ठीक है, और क्रोमोसोमल मैपिंग टेक्निक पढ़ेंगे। क्लियर है? आपको अगर ये वीडियोस पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।